हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप IBPS PO के जो इंटरव्यू आने वाले हैं आपके, उसमें कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कोट है रूमी के द्वारा। इसमें कहा गया है, इट्स योर रोड एंड योर अलोन, अदर्स में वॉक इट विथ यू बट नो वन वॉक इट फॉर यू। तो ये जो जर्नी है ये आपकी है, ये जो रोड है ये आपकी है। इसमें बहुत से लोग हैं जो आपके साथ हैं, बट यहाँ कोई आपके लिए नहीं है। आपको ये जर्नी खुद ही तय करनी है, खुद ही मेहनत करनी है। तो अगर आप दूसरे वर्ड में इसे बोलो तो इफ़ यू डोंट फाइंड द करेज टू गो आफ्टर व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू विल नेवर गेट इट। आपको मेहनत करते रहनी है जब तक आप मंजिल तक नहीं पा जाते। ठीक है, तो चलिए फिर अब वीडियो पे आते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसे 2-3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया था। तो पहले जो बेसिक होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की कमेटी कैसे होती है, फिर प्रोसेस कैसे होता है, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें जो कमेटी होंगे उसमें मेनली 3 से 5 मेंबर होंगे। ये जो लोग होते हैं सामने बैठे हुए, जो आपके पैनलिस्ट होंगे, ये बहुत ही हायर पोस्ट पे होते हैं और ये बैंकिंग मैटर्स पे काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं, इस तरह से ये वरियस कॉमर्शियल बैंक्स के रिटायर्ड पर्सन भी होते हैं। तो ये आपका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, इसमें एक मेंबर होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब भी कभी। तो बाकी जो रिमेनिंग मेंबर होंगे वो आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह को चेक करेंगे कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका क्या रिएक्शन होता है जब भी कभी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वो आपका जो भी मतलब कि आंसर आएगा, आपने जो भी प्रेजेंट किया है उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया है, उन सब चीज़ों पे वो देखेंगे। साथ ही साथ आपकी जो आंसर राइटिंग एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, मतलब आप किस तरह से टफ क्वेश्चंस को लेते हो, इन सब चीज़ों को वो देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि जब भी कभी आप ऐसा चीज़ फेस करते हो कि मतलब कि जब आपको लगे कि आप काफ़ी लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, इस तरह के सिचुएशंस को भी वो आपके सामने क्रिएट करेंगे। साथ ही आपको इमोशनली प्रोवोक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे फेस करनी होती हैं। बेसिकली जो इंटरव्यू होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है इसमें इस तरह के जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो अटेंडेंस मार्किंग होता है। इसके बाद जो है आपका वेरिफिकेशन होगा सर्टिफिकेट का। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप सबों को वेटिंग हॉल में बुलाया जाएगा। आपको वहाँ वेट करना है जब तक कि आपका टर्न ना आ जाए। जब बुलाया जाएगा तब कैंडिडेट्स अंदर जाएंगे और वो विदाउट परमिशन अंदर नहीं जाएंगे। जैसे कि आप जब गेट खोलोगे तो आप बोलोगे मे आई कम इन सर, राइट। फिर जब वो आपको अंदर आने को बोलेंगे तब फिर आप इंटर करोगे, राइट। इसके बाद फिर आप उन सबों को थैंक यू बोलोगे आपको अंदर परमिशन देने के लिए। उसके बाद जब आपको ऑफ़र किया जाए, जब तक ऑफ़र नहीं किया जाए आपको नहीं बैठना है। जब आपको सीट ऑफ़र किया जाएगा उसके बाद आप वहाँ पे बैठोगे और साथ ही जिन्होंने सीट ऑफ़र किया उन सबों को थैंक यू बोलोगे। उसके बाद आप अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में है तो इवनिंग, या आफ्टरनून में है तो आफ्टरनून करके आप सबों को ये करोगे। ठीक है, उसके बाद अगर ऑफ़र देते हैं वो जो पैनलिस्ट हैं, अपना हाथ आगे करते हैं, तो आप बिल्कुल हैंड शेक करोगे, राइट। इसके बाद फिर कैंडिडेट्स वेट करता है कि सामने वाला जो है पैनलिस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे। थोड़ी देर तक वो आपका जो बायोडाटा है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं, उसे वो देखते हैं। इस तरह से आपको जो है हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि डरा डरा या सहमा सहमा फील करना है वहाँ पे। इसके बाद क्या होता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे प्रोसेस होने के बाद फिर आप सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो, सबों को थैंक यू बोलते हो, ठीक है, और पोलाइटली आपके अपने चेयर पर से उठते हो और जो आपका जिधर से आप आए थे उधर की तरफ जाते हो और डोर को बहुत ही जेंटली क्लोज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डोर है उसमें ना ऑटो क्लोज़ वाला सिस्टम लगा होता है, तो आपको उसे बहुत ज़ोर से पुश या पुल नहीं करना है। ठीक है, उसे बहुत ईजिली छोड़ देना है, वो खुद ही बंद हो जाएगा। बट बंद होने तक आपको वहाँ पे थोड़ा वेट करना है, राइट। मतलब पोलाइट मैनर में आपको हर चीज़ करना है। उसके बाद फिर आप अपने बाकी में फ्रेंड्स या जो भी आपके साथी हैं उनसे आप मिलते हो, फिर चले जाते हो। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू में। तो सबसे पहले जो है कैंडिडेट्स को जब बुलाया जाता है तो उनसे उनके पर्सनल लाइफ, उनका इंटरेस्ट, उनका फैमिली मेम्बर क्या करते हैं, उनके एम्बिशंस क्या हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, वो जो पढ़ाई किए हैं, उनकी जो अपनी स्टडी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड। अगर वो किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हैं तो उससे रिलेटेड, या इस तरह की किसी भी तरह की जो
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है अगर आप वो कर रहे हो तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, जैसे कि सपोज़ कि आप अगर यूपी या वेस्ट बंगाल से हो, सपोज़ कि आप उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या किसी भी अदर स्टेट से हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ का क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक वहाँ का फूड क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ की कुछ प्लेसेस अगर हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आपके स्टेट के क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जो पॉपुलर चीज़ है इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू को लग रहा है कि आपका फोकस काफ़ी अच्छा है तो वो कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, आपका फोकस थोड़ा चेंज करने के लिए। सपोज सब चीज़ स्मूथली चल रहा है तो वो आपसे पूछ देंगे कि अरे प्राइवेट बैंक्स तो काफ़ी पे कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट बैंक में क्यों आ गए, आपने यहाँ क्यों अप्लाई कर दिया, अभी तो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है तो फिर आप इस बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको तो पता नहीं आप किस बैंक में जाओगे, एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरह के कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप जो फोकस काफ़ी करके रखे हो उसे थोड़ा चेंज किया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है कि पहला 2 से 3 मिनट जो होता है ना, इसमें बहुत सारे मतलब जो बेसिक्स है पर्सन से रिलेटेड जो भी पर्सनल डिटेल्स के क्वेश्चंस हैं कि आपने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब जो मैंने आपको पहले बताया, वो लगभग 80% क्वेश्चन पहले 2-3 मिनट में यही सब पूछे जाते हैं। और यही 2-3 मिनट जो है ना इंटरव्यू का, ये डिसाइड करता है कि आपका इंप्रेशन क्या बना है सामने वाले के ऊपर। वो हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन, तो यही होता है। इससे आपका पता चल जाता है कि आप कितने पोलाइट हो, कितने काम हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, ये सब। तो अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट फेज़ में हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है, सबसे पहले तो आपका होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ज़्यादातर पैनलिस्ट ये पूछना पसंद करते हैं, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। अगर नहीं पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि आप रट के गए हो, वहाँ पे आपको बोलना ही बोलना है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो फिर आपको पूरा नहीं बोलना है कि माई नेम इज़ ABC एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम ये। तो लाइक अगर आपको बोला गया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट तैयार कर लो। एंड आई सजेस्ट कि आप उसे 10 से 15 बार रिवाइज कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला पार्ट पूछा ही जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ किया है तो इसमें आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, तो वो फिर पूछ देंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर आपसे पूछ देंगे कि अगर आपके ग्रेजुएशन में और अभी इंटरव्यू में गैप है तो पूछ देंगे कि आपके ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया अभी तक, राइट। इसके बाद फिर आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बैंक क्या है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सब। फाइनेंशियल इंक्लूजन में 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन स्कीम जो है, जिसके तहत बहुत सारे खाता खुले थे। ये सब जो है मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग टॉपिक्स हैं, ये सब भी पूछे जाते हैं कभी कभी। इसके बाद है कि मान लो कि आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उस टाइम में कि अरे अभी तो बैंक में काफ़ी प्रेशर चल रहा है, अगर आपको किसी ऐसे ब्रांच का मैनेजर बना दे जो लगातार 3 साल से लॉस में चल रहा है तो कैसे करोगे, क्या करोगे, इसको आपको टैकल करना होगा। आपको बताना होगा कि सर किस तरीके से हम कस्टमर को कन्विंस करेंगे, ठीक है, राइट। तो मतलब कि कैसे आप उस बैंक को प्रॉफिट में लाओगे, इस सब तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी। इसके बाद होता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि आप फर्दर एजुकेशन का क्या प्लान कर रहे हो, क्या MBA करोगे या कुछ ऐसा करोगे। आपसे हॉबीज़ पूछी जाती है, हॉबीज़ भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपसे हॉबीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी फ्री टाइम में क्रिकेट खेलते हो तो आप ये हॉबीज़ बता दो। हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर हॉबीज़ बता रहे हो वहाँ पे, तो उससे कुछ बैकग्राउंड्स ज़रूर जानना उस चीज़ के बारे में, कि लाइक उस स्पोर्ट्स के बारे में आप जानो, उसके जो फेमस पर्सन्स हैं उसके बारे में जानो। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया था व्हाट इज़ योर हॉबी, तो उन्होंने बोला था सर आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो उसके बाद उनसे पूछा गया था कि हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, तो फिर उन्होंने बोला था सर माय फेवरेट क्रिकेटर इज़ राहुल द्रविड़। तो फिर पूछा था उनसे कि व्हाई नॉट सचिन तेंदुलकर, व्हाई राहुल द्रविड़। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको काउंटर करना होगा, आपको वहाँ पे पॉइंट्स रखने होंगे कि ऑल्दो सचिन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम। फिर आपको कंक्लूजन देना होगा कि कैसे आप राहुल द्रविड़ को प्रेफर कर रहे हो। तो आपको ये भी नहीं है कि आपको बताना नहीं है, आपको ये नहीं बोलना कि सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ निगेटिव नहीं बोल देना है। तो इस तरह से आपको मतलब एक बैलेंस्ड ओपिनियन हमेशा देना है, ठीक है। इसके बाद है कि हु इज़ योर रोल मॉडल एंड व्हाई, आपने क्यों ये किया है, आपका रोल मॉडल क्या है, इन सब के बारे में आपको देखना है। इसके बाद जो है आपका फर्स्ट फेज का और भी क्वेश्चंस आएगा, लाइक हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब, आप कितने दिन से इसके लिए तैयारी कर रहे हो। वाई वी शुड हायर यू, इसमें आपको बताना होगा कि आपके में क्या क्या क्वालिटीज़ है,
आप कैसे मतलब कि एक टफ़ सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, आप प्रेशर हैंडलिंग में अच्छे हो या नहीं हो, इन सब तरह की चीज़ों को वो जानना चाहते हैं कि आप, क्योंकि बैंक का भी काफ़ी प्रेशर वाला जॉब हो जाता है कभी कभी, तो फिर वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्रेशर को डील करोगे, राइट। इसके बाद फिर मैंने जैसा अभी बताया कि एनपीए जो है काफ़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, तो आप मतलब कि वो पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों है, तो आप बता सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो जनरली प्रॉफिट पे बेस्ड बिजनेस नहीं करती। हम लोग का जो बिज़नेस होता है वो मतलब कि रूरल एरियाज़ में भी होता है, रिमोट एरियाज़ में भी हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसी वजह से हमारे लोन्स एनपीए भी होते हैं। बट हम लोग नंबर ऑफ़ पर्सनस में मतलब कि ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ पहुँचाना चाहते हैं। ये सब जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इस सब पॉइंट्स को आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, क्योंकि देखो जब भी एनपीए का बात आएगा ना, तो अगर आपने एनपीए को डील करा है तो फिर आपसे ये बैड बैंक्स और नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल डेट रिजोल्यूशन कंपनी के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है ना इंटरलिंक होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन पूछा तो उनके दिमाग में आ गया, अच्छा एनपीए है तो एनपीए को तो बैंक्स जो है ज़्यादातर एनपीए एसेट्स को तो बैड बैंक्स को बेच देती है, तो फिर बैड बैंक्स इन दोनों के थ्रू उसको रिकवर करते, तो ये सारी चीज़ें लिंक हो गई। तो जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा गया, फिर आपसे पूछा जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, क्योंकि ये भी इससे लिंक है। जब भी खराब परफॉर्मेंस होता है तो आरबीआई जो है बैंक्स को पीसीए के अंदर डाल देती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लिंक्ड हैं। अब जैसा कि आपने बताया, इसमें आप डिफ़ाइन करोगे कि हम रूरल इकोनॉमी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो फिर आपसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में पूछ दिया जाएगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। हमारे पास एक रिज़र्व फंड होता है कि हमें इतने इतने सेक्टर्स में इतना फंड प्रोवाइड करना ही करना है, तो ये भी एक एनपीए का कभी कभी रीज़न बन जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें उतना आउटकम नहीं निकल के आता है। इसके बाद तो ये तो बहुत ही बर्निंग इशू है कि अभी प्राइवेटाइजेशन कैसे बैंकिंग सेक्टर को अफेक्ट करेगा। तो इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट फेज़ में, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज़। सेकंड फेज़ में आपसे क्वालिफिकेशंस वगैरह, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं लाइक नॉर्मल ग्रेजुएशन के अलावा, तो उससे पूछा जाएगा कि आपने वो परस्यू क्यों नहीं किया, आप इधर क्यों आ गए, क्या है मतलब गारंटी है कि आप इसमें रहोगे ही, आप इसे छोड़ोगे क्यों नहीं। सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने बताई दिया आपसे, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग्स क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी। हाँ, इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपसे कि लाइक बजट रिगार्डिंग। अभी जैसे कि बजट आएगा, बजट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जो है आपने नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लेना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि मेंस के बाद बजट आता है। अगर मेंस के बाद बजट आया है तो स्टूडेंट जो हैं वो इसे उतना मतलब फोकस नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलो भाई अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ तो बेसिक जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसे पढ़ लिया, ग्रेजुएशन का पढ़ लिया, बट बजट को मिस कर दिया। तो इसे मिस नहीं करना है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं ना वो रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब कि एक तरह से रिसेंट न्यूज़ और अपडेट्स रहते हैं, तो उनके माइंड्स में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कैंडिडेट आए हैं वो भी इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, और बजट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये थोड़ा देख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको आना है करंट अफेयर्स पे, जो भी आपका हॉट टॉपिक है। इसमें मैं मेंशन करूंगा कि हॉट टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा हॉट टॉपिक जो काफ़ी पॉपुलर है और आपसे एक एक्सपेक्टेशंस रखी जाएगी कि आप इस चीज़ के बारे में कुछ अपना ओपिनियन रख सकते हो। जैसे अभी रशियन यूक्रेन वॉर है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे कोरोना वायरस और इस दोनों की वजह से शेयर मार्केट काफ़ी स्लो डाउन हो गया, तो ये भी एक बहुत ही मेजर रीज़न हो सकता है। तो इस सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 1-2 दिन पहले एनपीसीआई ने एक नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी को इंट्रोड्यूस किया है। एनपीसीआई के मतलब एनपीसीआई अभी है ना, एनपीएससीआई हमारा जो हमारे जो भी यूपीआई वगैरह के ट्रांजेक्शन्स वगैरह को देखता है, साथ ही इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसकी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक नेशनल अम्ब्रेला एंटिटी लेके आई है। तो ये भी काफ़ी एक हॉट टॉपिक और चूँकि फाइनेंस से थोड़ा बहुत रिलेटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह का ये फर्स्ट और सेकेंड फेज आपके क्वेश्चन से भरे होंगे। और थर्ड फेज जो होता है वो पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। जो ऑब्जर्वर है वहाँ पे बैठा हुआ, जब भी एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी 3 या 4 आदमी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे वहाँ पे जो आपके पॉइंट्स लिख रहे होंगे, तो आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे हो, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फर्स्ट इंप्रेशन, पर्सनैलिटी, ड्रेस सेंस वगैरह, इन सब के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आपको, किस तरह के ड्रेसेस पहनने, कैसे अपने बाल को बनाने हैं, ये सब पे, ठीक है। इसके बाद अब जब आते हो तो हेलो सर या जो भी ग्रीटिंग्स पार्ट है, इस सब पे
भी मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको हैव अ सीट बोला गया तो फिर आप कैसे बैठ रहे हो, आपका बैठने का जेस्चर क्या है, इन सब चीज़ों पे, बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप किस तरीके से सॉरी बोल रहे हो, यू आर जस्ट मतलब कि प्रिटेंडिंग कि हाँ सर मुझे आता था बट अभी नहीं आ रहा है, तो इस तरह से, या फिर काफ़ी पोलाइटली बोल रहे हो या थोड़ा रूडली बोल रहे हो या फ्रस्ट्रेटेड होकर सॉरी बोल रहे हो, तो इन सब चीज़ों को भी वो ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि आपकी आंसरिंग एबिलिटी कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी जानते फिर भी हम उसे बनाते रहते हैं। कभी होता है कि हम उसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इसके बाद नॉलेज तो देखा ही जाता है, डेप्थ थोड़ा बहुत, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है नॉलेज। ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो तभी मेंस क्वालिफाई करके आओ, राइट। इसके बाद देखा जाता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो। कभी कभी होगा ना कि 2-3 पैनलिस्ट एक ही साथ क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो फिर आपको समझना होता है कि कौन से हैं जिनका आंसर हमको करना है। तो हमेशा ध्यान रखना उसमें जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपको उसका आंसर करना है, राइट, अगर मिक्स हो रहा है तो। इसके बाद होता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, इस सब तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी कभी वो आपसे इमोशनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि आप तो लड़की हैं, या आप तो मतलब कि घर से इतनी दूर आप जॉब कर पाओगे, बैंकिंग जॉब तो काफ़ी हेक्टिक जॉब है, आपको रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी आना पड़ेगा। तो इस सब तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैसा है आपका ओवरऑल पूरे इंटरव्यू में, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सब। और इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन के बाद लास्ट इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन होता है कि जब आपको बोला गया तो आप कैसे जा रहे हो, लास्ट में गुड बाय कैसे बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपका टोटल ओवरऑल इंटरव्यू का पॉइंट्स है जहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आई होप कि आप सब लोग इस बार अच्छे से इंटरव्यू में अपने मार्क्स करोगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। मैं अब इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।